मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल आशय पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच के संक्रमण की अवस्था के रूप में मध्य पाषाण काल की परिकल्पना की गई है। नोट: अध्ययन के स्रोत पूरा पाषाण काल में ही लिखाया गया है। अध्ययन के स्रोत जो है पूरा पाषाण काल में ही लिखवा, इसके पीछे जो है वहीं लिखवा दिया गया है। जलवायु संबंधी कारक। जलवायु संबंधी कारक। जलवायु संबंधी कारक इसका आरंभ होलोसीन काल के साथ होता है। इसका आरंभ होलोसीन काल से होता है। होलोसीन काल के साथ होता है, जब वातावरण शुष्क होने लगा। इसी के साथ आगे के परिवर्तन का रास्ता भी तैयार हुआ। इसका आरंभ होलोसीन काल के साथ होता है, जब वातावरण शुष्क होने लगा। वातावरण शुष्क होने लगा, इसी के साथ आगे के परिवर्तन का रास्ता भी साफ तैयार हुआ। तकनीकी कारक। तकनीकी कारक इस काल में उपकरणों की बनावट में अंतर देखा गया, जब छोटे पाषाण उपकरणों का निर्माण होने लगा और इन्हें माइक्रोलिथ्स कहा गया तथा इन उपकरणों को लकड़ी एवं हड्डियों से जोड़कर बेहतर उपकरण बनाए जाने लगा। इन परिवर्तनों का परिणाम था तीर कमान का विकास। जीवकोपार्जन संबंधी परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि यह काल पूरा पाषाण काल जब मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक तथा नवपाषाण काल जब मानव खाद्य संग्राहक की अवस्था में पहुंचा के बीच संक्रमण की अवस्था को दर्शाता है। अर्थात इस काल में निम्नलिखित प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। यद्यपि मानव मूलतः शिकारी और खाद्य संग्राहक ही बना रहा था, परंतु शिकार एवं खाद्य संग्रह की तकनीकी में परिवर्तन आ गया था। अर्थात तीर कमान के विकास के पश्चात बड़े पशुओं के साथ साथ छोटे पशुओं एवं पक्षियों का शिकार भी आसान हो गया। उसी प्रकार मछली पकड़ने की पद्धति विकसित हुई, इससे खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ गई। इस काल में कुछ प्रवृत्तियां विकसित होने लगी थी, जो नवपाषाण काल तक आकर सामान्य प्रवृत्ति बन गई। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। कुछ स्थलों से चक्की एवं सिलबट्टे दमदमा के साक्ष्य का मिलना यह दर्शाता है। कुछ स्थलों से चक्की एवं सिलबट्टे दमदमा से मिला था। सिलबट्टे के साक्ष्य का मिलना यह दर्शाता है कि लोगों ने जंगली किस्म के अनाजों का उपयोग करना सीख लिया था। बेलन घाटी के निकट चौपानी मांडो नामक स्थल से मृदभांडों के प्रयोग का भी साक्ष्य मिलता है। सामाजिक परिवर्तन। उस काल के अर्थव्यवस्था में अधिशेष की गुंजाइश नहीं के बराबर थी। इसलिए समाज कुल मिलाकर समतामूलक था। इनकी प्रमुख विशेषताएं। उस काल का समाज बैंड सोसाइटी का उदाहरण। दूसरा, परिवार की परिकल्पना विकसित हुई, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति को घर पर बच्चों की देखभाल के लिए छोड़ा जाने लगा। तीसरा, अब मृतक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के रूप में समाधान का विकास देखा जाने लगा। इसका एक उद्देश्य पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव अर्जित करना था, परंतु इसके अतिरिक्त, जैसा कि मानव शास्त्री मानते हैं कि लोग अपने पूर्वजों के साथ संबंध जोड़कर उस क्षेत्र के संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। अब मृतक व्यक्ति के फिर से एक बार देखते हैं, अच्छी लाइन है। अब मृतक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के रूप में समाधान का विकास देखा जाने लगा। इसका एक उद्देश्य पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव अर्जित करना था, परंतु इसके अतिरिक्त, जैसा कि मानव शास्त्री मानते हैं कि लोग अपने पूर्वजों के साथ संबंध जोड़कर उस क्षेत्र के संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। चौथा, शव के साथ आवश्यकता की वस्तुओं को दफनाने जाने से निम्नलिखित बातों की ओर संकेत मिलता है। पहला, लोगों ने संभवतः मृत्यु के बाद के जीवन की परिकल्पना विकसित कर ली थी। दूसरा, कब्र में रखी गई सामग्री से सामाजिक हैसियत की ओर भी संकेत करती है। उसके बाद सांस्कृतिक दृष्टिकोण। मध्य पाषाण काल तक आकर आरंभिक मानव का जीवन दृष्टिकोण और भी अधिक स्पष्ट होकर उभरा। जीवन एवं परिवेश के संबंध दृष्टिकोण।
जीवन या संबंध के परिवेश संबंध में दृष्टिकोण। पहला, धर्म संबंधी दृष्टिकोण। बागर नामक स्थल से प्रस्तर की एक मूर्ति की पहचान देवी की मूर्ति के रूप में की गई। बागर नामक स्थल से प्रस्तर की एक मूर्ति की पहचान देवी की मूर्ति के रूप में की गई। दूसरा, समाधान की पद्धति के अंतर्गत शव के साथ दफनाई गई सामग्रियां मृत्यु के बाद के जीवन की ओर संकेत करती जान पड़ती है। सी, संभवतः आभूषण के प्रति भी लोगों का आकर्षण बढ़ रहा था। उदाहरण के लिए महादारा नामक स्थल से बारहसिंगा के सींग से निर्मित एक कंठाधार, उसमें पहले के बाद दूसरा में कला मोस्ट इम्पोर्टेंट कला। मध्यपाषाण काल में कला के रूप में चित्र कला का बेहतर विकास देखने को मिलता है। मध्यपाषाणकालीन चित्र उत्तर भारत और दक्षिण भारत को मिलाकर लगभग 150 स्थलों से मिले हैं। उदाहरण के लिए मिर्ज़ापुर के पास सुहानी घाट, उड़ीसा के संबलपुर एवं सुंदरगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई स्थल, सबसे बढ़कर मध्य प्रदेश के भीमबेटका से अनेक चित्र एवं बेहतर किस्म के चित्र मिले हैं। चित्रों के प्रकार। प्रायः 2 प्रकार के चित्र मिले हैं। प्रथम, चट्टान को काटकर बनाए गए जिन्हें पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। चट्टान को काटकर बनाए गए जिन्हें पेट्रोग्लिफ कहा जाता था। द्वितीय, रंगों से बने चित्र। प्रायः 16 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ। फिर चित्र भी 2 भिन्न स्थलों से मिले हैं, गुफा के अंदर, दीवारों एवं गुफा के बाहर चट्टानों पर। चित्रों का स्वरूप। इन चित्रों में मानव, पशु तथा अन्य जीवों को दर्शाया गया है। इन चित्रों के माध्यम से जीवन की विभिन्न गतिविधियां व्यक्त होती हैं। इनमें एक प्रकार का श्रम विभाजन भी देखने को मिलता है, अर्थात पुरुषों को शिकार एवं महिलाओं का खाद्य संग्रह से जुड़ा होना। मध्यपाषाण कालीन चित्रकला में सौंदर्यबोध क्या है? इन चित्रों के माध्यम से मानव की मूलभूत अनुभूतियाँ तथा संवेदनाएं व्यक्त हो रही हैं, अर्थात करुणा और लगाव का भाव, सामुदायिकता की भावना, जीवन में गति की तलाश आदि। इन चित्रों के माध्यम से मानव की मूलभूत अनुभूतियाँ तथा संवेदनाएं व्यक्त हो रही हैं, अर्थात करुणा एवं लगाव का भाव, सामुदायिकता की भावना, जीवन में गति की तलाश आदि। उसके बाद पैराचेंज। शिकार वाले दृश्य में पुरुषों के पूर्ण शरीर को प्रदर्शित न करके रेखीय रूप में प्रदर्शित किया जाना तथा अकेला किसी शिकारी को न दिखाकर सामूहिक रूप में प्रदर्शित किया जाना कहीं न कहीं यह संकेत करता है कि इन हिंसक गतिविधियों के कारण पशुओं के प्रति उनके मन में करुणा का भाव जग रहा था। उसी प्रकार गर्भवती माता और शिशु आदि के चित्र मानवीय लगाव को दर्शाते हैं। नृत्य के दृश्य कहीं न कहीं जीवन में गति को तलाश का प्रयास है। प्रत्येक तत्व को हम सौंदर्यबोध के रूप में ले सकते हैं। क्या महापाषाण कालीन चित्र आधुनिक चित्रकला से तुलनीय है? जैसा कि हम जानते हैं कि कला मानव के सौंदर्यबोध को दर्शाती है। इस रूप में मध्यपाषाण कालीन चित्रकला और आधुनिक चित्रकला दोनों में समानता स्थापित की जा सकती है। यह दूसरी बात है कि दोनों चित्रकला की अभिव्यक्ति में अंतर है। जहाँ मध्यपाषाण कालीन चित्रकला आरंभिक मानव के सरल भाव को अभिव्यक्त करती है, वहीं आधुनिक चित्रकला आधुनिक मानव को जटिल मनोभाव की। मध्यपाषाण कालीन स्थल। जैसा कि हमने देखा कि पूर्व काल की तुलना में इस काल में भोजन की उपलब्धता बढ़ी, इससे जनसंख्या वृद्धि को भी प्रोत्साहन मिला होगा और इसी के अनुरूप स्थलों की संख्या में वृद्धि हुई। मध्यपाषाण कालीन स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं, फिर उनके कालक्रम और विकास के रूप में भी अंतर देखा जा सकता है। उसके बाद देखेंगे इतिहास लेखन। मध्यपाषाण काल का आरंभ सामान्यतः 10,000 ईसा पूर्व
ईसा पूर्व से माना जाता है, परंतु इस काल का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रथम कि विभिन्न स्थल एक काल में विकसित नहीं हुए बल्कि अलग अलग कालों में अस्तित्व में आए। दूसरे, इनके विकास के स्तर में भी अंतर है। उदाहरण के लिए कि बेलन घाटी एवं प्रतापगढ़ के क्षेत्र से प्राप्त स्थल सामान्यतः अधिक विकसित दिखते हैं, यथा चौपानी मांडू, दमदमा, सराय नाहर राय, चौपानी मांडू तथा आसपास के स्थलों से हमें यह सूचना मिलती है कि मानव धीरे धीरे खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादन की ओर बढ़ने लगा था। तीसरे, महापाषाण काल से जुड़े हुए स्थल के स्वरूप में भी अंतर है। उदाहरण के लिए सामान्यतः उत्तर पश्चिम भारत में पुरापाषाण काल में नवपाषाण काल के विकास क्रम में पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल के विकास के क्रम में मध्यपाषाण काल की अवस्था प्राय नहीं दिखती। इसके विपरीत बेलन घाटी में मध्यपाषाण कालीन स्थल पर इसी चरण में खाद्य उत्पादन की अवस्था दिखने लगती है। खाद्य उत्पादन की अवस्था लगभग 7000 ईसा पूर्व के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में कई स्थल खाद्य उत्पादन की दिशा में आगे बढ़े। इनमें आरंभिक स्थल में हमें उत्तर पश्चिम भारत एवं बेलन घाटी में देखने को मिलती है। इस काल का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला है, भारतीय उपमहाद्वीप के विविध क्षेत्र खाद्य उत्पादन की अवस्था में एक साथ नहीं पहुँचे बल्कि अलग अलग कालों में बंटकर आए। यथा पहली अवस्था 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व लगभग। इस काल में उत्तरी पश्चिमी भारत के स्थल यथा बलूचिस्तान में मेहरगढ़, पंजाब में जलीलपुर, रामांडेरी, गुमला, किला तरकाई, मुंडी गाक आदि स्थल तथा बेलन घाटी में कोल्डीवा, महागरा, इंदारी आदि स्थल अस्तित्व में आए। ये खाद्य उत्पादन की अवस्था में पहुंच गए। दूसरा चरण 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व लगभग। इस काल में कश्मीर में बुरजहोम एवं गुफा कराल, उसी प्रकार के मध्य गंगा घाटी में चिरांद, चेचर, नरहर आदि क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत में सरुतरु, मराकडीला, डेओजल, हेडिंग, बंगाल में पांडुरजाढ़ीवी आदि प्रमुख हैं। तीसरी अवस्था 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन स्थल लगभग 2500 ईसा पूर्व तथा उसके पश्चात प्रकट होने लगे तथा कुछ स्थल 1000 ईसा पूर्व की अस्तित्व में आए। यह वह काल था जब दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य भारत और पश्चिमी भारत में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ विकसित होने लगी थी। इनकी पहचान निम्नलिखित संस्कृतियों के रूप में होती है, यथा आर्य संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, जारवे संस्कृति आदि। इनमें से कुछ संस्कृतियों का विकास दूसरी अवस्था में ही हो चुकी थी, परंतु यह तीसरी अवस्था तक चलती रही। फिर भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों वहाँ खाद्य उत्पादन की अवस्था का अध्ययन करते हुए उन स्थलों के स्वरूप को समझना भी आवश्यक है, अर्थात खाद्य उत्पादन समुदाय की भी विकास के अलग अलग स्तर पर रहा था। इन्हें हम निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटकर देख सकते हैं। नवपाषाण काल की अवस्था, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल की अवस्था, ताम्रपाषाण काल की अवस्था, नवपाषाण काल की अवस्था, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल की अवस्था, ताम्रपाषाण काल की अवस्था। उपर्युक्त निचले दोनों अवस्थाओं के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ खास क्षेत्रों उपर्युक्त निचले दोनों अवस्थाओं के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ खास क्षेत्रों में नगरीकरण की अवस्था भी देखी गई है, जिसकी पहचान हड़प्पा सभ्यता के रूप में की गई है। विकास की उपर्युक्त अवस्था को निम्नलिखित चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। प्रथम चरण 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व लगभग। इसे हम नवपाषाण काल के चरण के रूप में दे सकते हैं। उत्तर पश्चिम भारत तथा बेलन घाटी से प्राप्त स्थल नवपाषाण काल अवस्था में प्रकट हुए। दूसरा, इसे 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। इसे हम नवपाषाण, ताम्रपाषाण के रूप में भी पहचाना जाता है, अर्थात पूर्वी भारत, उत्तर पूर्व एवं प्रायद्वीपीय भारत के स्थल नवपाषाण का चरण में प्रकट हुए थे
और फिर आगे उन्होंने तांबे के प्रयोग के पश्चात सीधा ताम्र प्रसार चरण में पहुँच गए। प्रयोग के पश्चात सीधा ताम्र प्रसार चरण में पहुँच गए। भारतीय उपमहाद्वीप में पहले धातु के रूप में तांबे का प्रचलन लगभग 3500 ईसा पूर्व तथा उसके पश्चात आरंभ हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में पहले धातु के रूप में तांबे का प्रचलन लगभग 3500 ईसा पूर्व तथा उसके पश्चात आरंभ हुआ। सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम के स्थलों में तांबे का प्रचलन आरंभ हुआ। इन स्थलों को आरंभिक हड़प्पा स्थलों के रूप में जाना गया है। आगे यहाँ तांबे को टीन से मिलाकर कांसा का विकास किया गया। फिर नगरीय सभ्यता के रूप में हड़प्पा सभ्यता का विकास स्मरणीय है कि ये कांस्य युग कोई पृथक युग नहीं है बल्कि ताम्र प्रसार काल का ही एक भाग है। इसमें तीसरा चरण 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व लगभग यह वह काल था जब दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य भारत, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन की अवस्था आई। इन क्षेत्रों में सीधा ताम्र प्रसार काल में ही खाद्य उत्पादन की अवस्था प्रकट हुई और इसी के साथ आहर संस्कृति, कैथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, जारवे संस्कृति आदि का विकास हुआ। उपयुक्त बातों के आधार पर हम निम्न निष्कर्षों पर पहुँच सकते हैं। प्रथम निष्कर्ष है, भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन की अवस्था किसी एक काल में विकसित नहीं हुई तथा उत्पादन का स्तर भी एक तरह का नहीं रहा। दूसरा कि खाद्य उत्पादन की अवस्था धीरे धीरे जटिल होती गई। उदाहरण के लिए नवपाषाण काल का अवस्था में उत्पादन सीमित था, परंतु ताम्र प्रसार काल तक आकर उत्पादन में वृद्धि हुई तथा कृषि अधिशेष उभर कर आने लगा। इसने आगे के परिवर्तन को संभव बनाया अर्थात समाज में जटिलता उत्पन्न हुई, सामाजिक विभाजन आरंभ हो गया, बैंड सोसाइटी का विघटन हुआ तथा मुखिया तंत्र का विकास हुआ। विभिन्न प्रकार के शिल्पों का प्रचलन हुआ, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई, एक पुरोहित वर्ग उभर कर आया। चूँकि उत्तर पश्चिम में यह प्रक्रिया और भी तीव्र हो गई थी, इसलिए उत्तर पश्चिम का क्षेत्र नगरीकरण की अवस्था में पहुँच गया।